Hello students, today's exercise 14.2 topic is inverse variation. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा था कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसके साथ में दूसरी भी इंक्रीज होती है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है इन्वर्स वेरिएशन में कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो सेकेंड क्वांटिटी इंक्रीज होगी। इसी तरीके से जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं हम कि 16 चॉकलेट्स आपने बर्थडे पर अपने परचेज की। ये चॉकलेट्स हैं, आपने परचेज कर ली, ठीक है। हमने अपनी बर्थडे के लिए 16 चॉकलेट्स को परचेज किया और 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड किया। 4 स्टूडेंट्स में यानी अपनी 4 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड किया। 4 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड किया तो आपने 16 चॉकलेट्स को 4 फ्रेंड्स में किया तो हर फ्रेंड पर आपके 4 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब क्या किया हमने, कुछ चेंज किया। अब हमें यही चॉकलेट 8 फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 16 चॉकलेट 8 फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स हो गई आपके पास 8 तो चॉकलेट्स हो गई आपके पास 2। ईच फ्रेंड पर 2 चॉकलेट जाएगी। अब ठीक है, तो क्या देखा हमने, अगर हम किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, पहली क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी को इंक्रीज करेंगे, यानी यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज होगा आपके पास प्रोसेस। तो इसी तरीके से जब हमारे पास ये प्रोसेस आता है तो फॉर्मूला हो जाता है फर्स्ट क्वांटिटी को x कहा, सेकंड को y। तो जो हम वहाँ पर अप्लाई करते थे वहाँ होता था x अपॉन y इज इक्वल टू x1 अपॉन y1। बट यहाँ पर अगर आपके पास x और y दो क्वांटिटीज़ होंगी तो हम यहाँ लिखते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू k, यानी कांस्टेंट। ठीक है, वहाँ पर हम इनको रेशो में कैलकुलेट करते थे, बट यहाँ पर हम दोनों क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे। ओके, ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल देकर बताया है कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में और अच्छा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह यहाँ पर भी फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्स वेरिएशन है या नहीं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द टाइम टेकन एंड द स्पीड ऑफ द कार। अगर हम कार की स्पीड को बढ़ाते हैं, ज़्यादा करते हैं तो टाइम कम लगेगा। अब आपको क्लियर हुआ, ये इन्वर्स वेरिएशन पर सूट होता है पॉइंट। लेकिन अगर हम इसी को डायरेक्ट वेरिएशन में नोट करते थे वहाँ पर नहीं, क्योंकि वहाँ पर दोनों बातें एक साथ इंक्रीज होती हैं और एक साथ डिक्रीज। अगर स्पीड बढ़ा दी तो ये श्योर है कि टाइम कम लगेगा। आप 60 की स्पीड से कहीं जाना है तो टाइम कितना लगा, 1 आवर, और अगर इसी स्पीड को बढ़ा करके हमने 80 कर दिया तो टाइम और कम हो गया। 80 में हो सकता है हम हाफ एन आवर में पहुंच जाएं, हो सकता है 45 मिनट में पहुंच जाएं। तो यानी अगर हमने एक पार्ट को इंक्रीज किया तो दूसरा डिक्रीज हो गया। तो क्या ये इन्वर्स वेरिएशन है या इन्वर्स प्रपोर्शन है? यस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। ओके, इन्वर्स प्रपोर्शन ये है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर देखते हैं द टाइम टेकन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। क्या यहाँ पर फॉलो होगा कि अगर आप टाइम लेते हैं कुछ तो क्या उस कार के साथ में आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? डिस्टेंस का टाइम से नहीं आएगा, आपके पास स्पीड ऑफ द कार कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये अप्लाई नहीं कर सकते। द टाइम टेकन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार, कितनी डिस्टेंस, इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं, हम तो यहाँ पर ये बताएंगे जैसे यहाँ पर था कि अगर कार की स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगा। लेकिन अगर आपको टाइम भी नहीं पता और आपने कहा इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी या इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, तो वहाँ पर तो दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे और एक साथ डिक्रीज होंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये नॉट इनवर्स प्रपोर्शन, शॉर्ट में लिख दे रही हूं मैं इसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट द नंबर ऑफ पर्सन्स। हमने कहीं पर नंबर ऑफ पर्सन्स को बढ़ा दिया। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, करेक्ट।
कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको जल्दी काम खत्म कराना है, तो हम वहाँ लेबर्स को बढ़ा देते हैं। अगर 5 लेबर वर्क कर रही है और उसकी जगह हमने 10 वर्कर्स को लगा दिया, लेबर्स को, तो वो टाइम आपका बहुत कम लेकर के काम को कंप्लीट कर देगी। और अगर लेबर को कम करेंगे तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, कोई एक तो इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज। लेबर को इंक्रीज करेंगे, टाइम डिक्रीज हो गया, और लेबर को डिक्रीज करेंगे तो टाइम इंक्रीज हो गया। तो यानी यहाँ पर आपके पास इन्वर्स वेरिएशन है कि इन्वर्स वेरिएशन या यहाँ पर इन्वर्स प्रपोर्शन कह रहा है, तो आप लिख सकते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। ओके, थर्ड पार्ट है डी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ जर्नी के एंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पेड फॉर द जर्नी। यहाँ पर ये बैठ नहीं रहा आपका, ठीक है। कैसे? आपने कोई भी जर्नी ट्रैवलिंग की, कहीं पर आपने ट्रैवलिंग की, किसी जर्नी की, एंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पेड फॉर द जर्नी, तो क्या आपका जितनी आप जर्नी करेंगे उतना ही पेट्रोल का पे करना होगा आपको कि नॉट इनवर्स प्रपोर्शन, नॉट इनवर्स प्रपोर्शन कि यहाँ पर ये नहीं बैठा। ई में द नंबर ऑफ पेन्स परचेज्ड एंड द प्राइस ऑफ पेड फॉर देम, कि अगर आप नंबर ऑफ पेन्स को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ पेन्स, कितने नंबर ऑफ पेन्स परचेज करेंगे, क्या उसके अकॉर्डिंग प्राइस आपको देने हैं? नहीं। ओके, तो ये हो गया आपके पास नॉट इनवर्स प्रपोर्शन, नॉट इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, ये तो आपका नॉर्मल था। अब हम अगर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m n p q इन द फॉलोइंग टेबल्स इफ x एंड y वेरी इन्वर्सली। ओके, यानी वो आपसे कह रहा है ये इन्वर्सली है, उसने इसी कंडीशन में आपको टेबल दी है कि इन्वर्सली है और आपको इसमें कुछ नंबर्स को मिस कर दिया है, मतलब लिख करके रिमूव कर देते ना, उसकी जगह हमने L M N O P लिख दिया है, जो भी यहाँ दिया है M N O P Q दिया है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। O है नहीं, पर मैंने बोल दिया फ्लो में M N P Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वेरी इन्वर्सली है, आपको बताया था ना मैंने फॉर्मूला, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप x इंटू वाई करेंगे ना, तो ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल आएंगी। कैसे? क्योंकि इंफॉर्मेशन वो दी है वेरी इन्वर्सली, तो क्या है यहाँ पर इक्वल, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 1200 के 1 इंटू 1200 इज इक्वल टू 2 इंटू 600 इज इक्वल टू 3 इंटू m, 3 इंटू m इक्वल टू 4 इंटू p, 4 इंटू p इक्वल टू 5 इंटू n और इज इक्वल टू 6 इंटू 200। तो आप ये देखो, जो फर्स्ट नंबर है 1200, ये सारी वैल्यूज उसके इक्वल होंगी। लास्ट नंबर में भी 1200 आ रहा है, 2 इंटू 6 करेंगे, यहाँ पर भी 1200 आ रहा है, तो ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं। तो किसी भी नंबर को जहाँ पर मिसिंग नंबर है उसको हम कांस्टेंट के इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास m है, यहाँ p है, यहाँ n है, m p और n ये वैल्यूज फाइंड करनी है, और ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, तो किसी को किसी के भी इक्वल रखकर हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर लिया 3 इंटू एम, 3 इंटू एम इज इक्वल टू किसके इक्वल लिया, 1200, क्योंकि सारी वैल्यूज 1200 है, 1200 रख दिया। ठीक, m की वैल्यू निकालनी है 1200 अपॉन 3, इससे 3 से इसको डिवाइड करो, क्या आ गया 400, यानी आपके पास जो m की वैल्यू है वो कितनी आ गई 400। पहला आंसर मिल गया m। ओके, अब फाइंड करेंगे n की, p की वैल्यू, तो 4 इंटू पी को भी हम 1200 के इक्वल रखेंगे, 4 इंटू पी इज इक्वल टू 1200, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200 अपॉन 4, कितना आ गया आपके पास 300, तो यहाँ पर हम p की वैल्यू रखेंगे 300, ये रख दिया। नेक्स्ट नंबर है 4 इंटू पी हो गया, 5 इंटू एन, 5 इंटू एन, इसको भी 1200 के इक्वल रखते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200 अपॉन 5,
5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 और 0, यानी आपके पास n की वैल्यू हो गई 240। ये आपके पास m, p और n 3 वैल्यू फाइंड करने के लिए की थी, वो हमने यहाँ पर कर दी। ओके, बिल्कुल सेम हम b पार्ट में भी यही काम करेंगे। यहाँ पर भी हमारे लिए बिल्कुल यही प्रोसेस है कि x एंड y वेरी इन्वर्सली, इसका मतलब x इंटू वाई अगर हम करते हैं तो ये सारी वैल्यूज आपस में एक दूसरे के इक्वल है। 3 इंटू एम इक्वल टू p इंटू 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 इंटू क्यू और इज इक्वल टू n इंटू 15 इज इक्वल टू 12 इंटू 5 इक्वल टू 6 इंटू 10। 12 5 ज़ा 60, 10 6 ज़ा 60, अगेन 10 6 ज़ा 60, तो सारी वैल्यू 60 के इक्वल है। कांस्टेंट नंबर जो है यहाँ पर वो 60 के इक्वल है। तो 1 बाई 1 जहाँ पर मिसिंग नंबर है उसको हम कांस्टेंट यानी 60 के इक्वल रखकर उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने किया 3 इंटू एम इज इक्वल टू कितना है 60, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से इसमें डिवाइड किया 20। ओके, सेकेंड में है आपके पास p इंटू 30 इज इक्वल टू 60, क्योंकि ये सब 60 के इक्वल हैं, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 0, 3 2 ज़ा 6, 2 आ गई आपके पास। कैलकुलेट करके बता सकते हो, छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, 4 इंटू क्यू, 4 इंटू क्यू सॉरी क्यू है, क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये भी 6 के, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 10, सॉरी 5, 4 5 ज़ा 22 के प्लेस पर 5 आएगा, 15 4 ज़ा 60 होते हैं। ओके, नेक्स्ट में है हमारे पास n इंटू 15 इज इक्वल टू 60, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 15 4 ज़ा 60। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर्स थे m p q और n, m था, p था, q था और n, इनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दी कांस्टेंट के इक्वल रखकर। ओके, तो ये इस तरीके से हम अदर पार्ट्स भी कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट c, यहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसा हमने a और b पार्ट में किया था, वेरी इन्वर्सली है, तो हम x और y मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ भी एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल टू m इंटू 14 इज इक्वल टू 28 इंटू n इज इक्वल टू p इंटू 32 इज इक्वल टू 16 इंटू q इज इक्वल टू 4 इंटू 56। तो यानी यहाँ पर सारे नंबर्स में एक नंबर है आपके पास मिसिंग, सिर्फ लास्ट वाला जो नंबर है 4 इंटू 56 ये आपके पास कांस्टेंट का काम करेगा। है सब एक दूसरे के इक्वल, लेकिन वैल्यू फाइंड करने के लिए कांस्टेंट नंबर होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं हो आपके पास। ओके, तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसी के इक्वल रखेंगे, m इंटू 14 इज इक्वल टू 4 इंटू 56। तो हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू 56 अपॉन 14। 14 का डिवाइड इसमें डिवाइड करेंगे 14 से तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, यानी m की वैल्यू आ गई हमारे पास में 16। नेक्स्ट में है 28 इंटू 8 m, 28 इंटू n इज इक्वल टू 4 इंटू 56। यहाँ पर भी हमने सेम किया, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 इंटू 56 अपॉन 28, 28 से इसको डिवाइड किया 2, 2 इंटू 4 8, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास में 8। m और n की वैल्यू कैलकुलेट की, अब आपके पास रह गया p और q, बिल्कुल सेम प्रोसेस, p इंटू 32 इज इक्वल टू 4 इंटू 56। तो हमने p की वैल्यू कैलकुलेट की 4 इंटू 56 अपॉन 32, 4 8 सा 32, 8 7 सा 56, तो यानी p की वैल्यू आ गई आपके पास में 7। ओके, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 16 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 56, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 56 अपॉन 60, 4 4 सा 16, 4 1 सा 4, 4 4 सा 16, 16 4 सा भी कर सकते, नहीं 16 से नहीं जाता, इससे हो गया आपका 4 1 सा 4,
1 रिमेनिंग, 4 4 सा 16, यानी Q की वैल्यू आ गई आपके पास में 40। किस किस की वैल्यू फाइंड करनी थी? M की वैल्यू फाइंड करनी थी, N की, P की और Q की हमने वैल्यू फाइंड कर दी। ओके, सेम इसी तरीके से हमें D पार्ट भी करना है। D पार्ट में क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू 75 इंटू 1200। बुक में यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 थी जिसका कोई यूज़ नहीं करना हमें, तो मैंने वहाँ पर टेबल में नोट भी नहीं किया। आप भी नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके, इज इक्वल टू 80 इंटू एम इज इक्वल टू n इंटू 10 इज इक्वल टू p इंटू 15 इज इक्वल टू 112.5 इंटू q। तो सबके पास एक एक नंबर है, मिसिंग नंबर सिर्फ एक फर्स्ट टर्म है जिसके पास कोई मिसिंग नंबर नहीं है। तो ये जितनी भी टर्म्स होंगी हम इसके इक्वल रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। 80 इंटू एम इज इक्वल टू 75 इंटू 1200। तो m की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 75 इंटू 1200 अपॉन 80। 0 कैंसिल, 8 की टेबल से कट सकता है, 8 1 ज़ा 8, 4 8 5 ज़ा 40। तो m इज इक्वल टू 75 इंटू 15 कितना आ गया? 15 5 ज़ा 75, 7 और 15 7 ज़ा 105, 105 में 7 प्लस किया 112। तो आपके पास m की वैल्यू हो गई 1125। नेक्स्ट है आपके पास n इंटू 10 इज इक्वल टू 75 इंटू 1200। n इज इक्वल टू 75 इंटू 1200 अपॉन 10। 0 कैंसिल, एक 0 तो वैसे भी यूज़ होगी क्योंकि ये है 12 5 ज़ा 60, 12 7 ज़ा 84 और 6 कितना हो गया आपके पास? 90। n की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है, अब हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो p की वैल्यू यहाँ आएगी आपके पास p इंटू 15 इज इक्वल टू 75 इंटू 1200। p इज इक्वल टू 75 इंटू 1200 अपॉन 50। 5 12 5 सा 60, तो 60 तो ये और 20 और p की वैल्यू ये आ गई आपके पास। नेक्स्ट है लास्ट 112.5, q इज इंटू 112.5 इज इक्वल टू 75 इंटू 1200। यहाँ पर q रखा और 75 इंटू 1200 अपॉन 112.5। पॉइंट अगर आप यहाँ से रिमूव करोगे तो ऊपर आपके पास 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही प्लेस थी तो मैंने यहाँ पर एक 10 रख दिया। 5 की टेबल से कट करके देखते हैं। 5 से 25, 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 9 ज़ा होते हैं 9 25। ओके, 25 की टेबल से 225 9 टाइम्स कैंसिल होगा जो हमने कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर ये सारी वैल्यू हैं 12000 अपॉन 9। ठीक है, इसको मैं अभी नहीं लिखती क्योंकि ये 3 से और कैंसिल हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास आ गया 4000 अपॉन 3। अगर आप डिवाइड करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ये भी आंसर दे देंगे तो आपका आंसर ठीक ही होगा, डेसिमल में भी दे सकते हैं। ओके, इसी तरीके से इसका सेम पार्ट है ई भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ई आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट आपके लिए है। अगर आपको क्लियर समझ में आ गया तो हो सकता है आप मुझे कमेंट में करके भी भेज सकते हैं, मैं आपको करेक्ट भी बता दूंगी उसको सही है या नहीं है। आपने कहीं मिस्टेक किया तो वो भी करेक्शन हो जाएगा। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर इस कैलकुलेशन में, तो उसको मैं पहले करेक्ट कर देती हूँ जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसको करेक्ट कर देते हैं। Q इज इक्वल टू 75 इंटू 1200 अपॉन 112.5। यहाँ से जब मैंने इस पॉइंट को रिमूव किया तो यहाँ हो गया 10। अब इसको हमने कट किया 5 की टेबल से। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25,
5 2 ज़ा 10, अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, इसलिए मिस्टेक हो रही थी। यहाँ मैंने 25 लिख दिया था, 15 था यहाँ। 15 की टेबल से इसको कट करें, 15 1 ज़ा 15, 7 15 5 ज़ा 15, 8 ज़ा 120, यहाँ 80, तो Q की वैल्यू आ गई आपके पास 800। अब आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 6 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। 6 मैन ने किसी भी काम को 5 डेज में कंप्लीट कर दिया। हाउ मैनी डेज विल 10 मैन्स डू इट। अगर मैन्स को इंक्रीज करेंगे, ओके, नंबर ऑफ मैन्स की मतलब नंबर ऑफ मैन्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ मैन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी काम करने वालों की तो टाइम कम लगेगा। तो वेरिएशन हो गया किसका, इन्वर्स वेरिएशन। ओके, तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं आपके पास में, 5 6, नंबर ऑफ मैन है 6, कितनी डेज में वर्क को कंप्लीट किया, 5 डेज में। अगर इसी को हम इंक्रीज कर दे के 10 तक ले जाते हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे पता नहीं, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 × 5, देन टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो आप, इसको टेबल बना सकते हो जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताई थी 14.1 में कि हम इसको टेबल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन 6 × 5 इज इक्वल टू 10 × x। अब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 5/10 इज इक्वल टू x। 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 3। तो यानी आपके नंबर ऑफ वर्क, सॉरी नंबर ऑफ क्या लिखा, हाँ नंबर ऑफ वर्क, यानी आपने कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट कर दिया, 3 डेज। 3 डेज, हाउ मेनी डेज है ना, तो इन 3 डेज विल 10 men डू इट। कि 3 men इस वर्क को, 3 men इस वर्क को, सॉरी पता नहीं माइंड कहाँ है मेरा, 3 डेज में 10 men इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो ये आपका आंसर क्या आएगा इसमें, 3 डेज, यानी नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है आपका, तो कितना आ गया 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह है। 40 वर्कर्स ने किसी भी वर्क को 15 आवर्स में कंप्लीट किया। 14 वर्कर्स ने किसी भी काम को 15 आवर्स में कंप्लीट किया। मैंने यहाँ लिखा हुआ है पहले से 40 वर्कर्स ने। हाउ मेनी वर्कर्स पता नहीं है आपको, कि एंड द सेम रेट, कि एंड द सेम रेट, उसी रेट में काम करना है, विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 8 आवर्स। अब आपको 8 आवर्स में यानी टाइम को कम कर दिया और ये बताना है आपको कि कितने वर्कर्स लाएंगे। तो समझ में आ गया, जब आपने टाइम को, पहले टाइम था 15 आवर्स, अब हमने टाइम को कम कर दिया तो नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा चाहिए आपको। तो यानी हमारा इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, 40 × 15 इज इक्वल टू x × 8। तो हमने 40 × 15 में डिवाइड कर दिया 8 से, कैलकुलेशन और इजी हो जाती है विदाउट मल्टीप्लिकेशन। 5 और 15 5 सा 75। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास कितने होंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हमारे पास 75 है तो इसी काम को हम कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, 8 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। 630 चॉकलेट्स वर पैक्ड इक्वली इन 21 बॉक्सेस में 630 चॉकलेट्स को पैक कर दिया गया है, बट ये नहीं पता हमें कि एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आपको 21 चॉकलेट्स के बारे में 21 बॉक्सेस के बारे में बात की है। ठीक है, तो क्या कहा है उसने, 630 चॉकलेट्स को 21 बॉक्सेस में सेट कर दिया। तो एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट है, पहले ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ चॉकलेट्स पैक्स इन 21 बॉक्सेस 630।
630 चॉकलेट्स को हमने 21 बॉक्सेस में कवर कर दिया। तो 1 बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स रख दी हमने, 630 में 21 से डिवाइड किया, 30, यानी हमने एक बॉक्स में 30 चॉकलेट्स को रखा है और 21 बॉक्सेस में 630 चॉकलेट्स को अरेंज कर दिया। एक बॉक्स का होना ज़रूरी था। ओके, अब उसने कहा इफ़ 18 चॉकलेट्स, अगर हम 18 चॉकलेट्स को रखते हैं, 18 चॉकलेट्स हैड टू बी पैक्ड इन ईच बॉक्स। अब एक बॉक्स में 30 थी, अब हम अगर 18 चॉकलेट्स एक बॉक्स में रखते हैं तो हमें कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी नंबर ऑफ चॉकलेट्स को कम कर दिया तो नंबर ऑफ बॉक्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स अभी कितनी है आपके पास, 30 चॉकलेट्स हैं। बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास में, 21, यानी 30 चॉकलेट्स एक बॉक्स में है, हमने 21 बॉक्सेस में अरेंज किया। अगर हम एक बॉक्स में 18 चॉकलेट्स रखते हैं तो हमें कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, चॉकलेट 630 ही है। ठीक है, तो हम कितने बॉक्सेस को अरेंज करेंगे, ये देखो 30 थी, बॉक्सेस ज़्यादा थे, चॉकलेट्स कम है तो बॉक्सेस और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देन वेरिएशन हो गया, इन्वर्सली वेरिएशन, 30 इंटू 21 इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 30 इंटू 21 अपॉन 18। 6 3 से करते हैं, 6 3 18 और 6 5 3 7 और यहाँ आ गया 35, यानी अब हमारे बॉक्सेस इंक्रीज होके कितने हो गए, हमारे पास हो गए 35, यानी नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए आपके पास, नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके पास हो गए 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंटर jogs and covers 5 rounds of the race track taking 12 मिनट पर राउंड, यानी एक राउंड के 12 मिनट्स लगते हैं। तो हमने कितने राउंड्स किए यहाँ पर, 5 राउंड्स किए। ठीक है, 12 मिनट पर राउंड, तो हमने यहाँ पर लिया नंबर ऑफ राउंड्स कितने थे, 5, और टाइम टेकन फॉर ईच राउंड, वो ईच राउंड के बारे में पूछ रहा है तो हम यहाँ पर सिर्फ 12 ही लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर भी दिया है 12 मिनट पर राउंड। ओके, फाइंड द टाइम शुड टेक द कवर ईच राउंड, यहाँ पर भी वो ईच राउंड की ही बात कर रहा है आपसे, इसलिए यहाँ पर टेबल में हमने ईच राउंड लिखा है। इफ़ ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट 6 राउंड, तो 6 राउंड में वो कितना टाइम यूज़ करेगा आपका। ठीक है, अगर 5 राउंड्स हैं तो 12, तो 6 राउंड है तो टाइम कम हो जाएगा क्योंकि राउंड बढ़ा दिए तो टाइम कम हो जाएगा। ओके, देन क्या करेंगे, 6 इंटू एक्स लिख दिया यहाँ, और यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 5 इंटू 12, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 12 अपॉन 6, 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो यानी उसको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स। नंबर ऑफ राउंड्स आप बता सकते हो, टाइम कितना हो गया, 10 मिनट्स। ये हो गया आंसर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। 6 7 से जो कंटिन्यू करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।